मैं प्रीति यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय विधि के बारे में। अंतरराष्ट्रीय विधि की कुछ परिभाषाओं को हम डिस्कस करेंगे। तो आज से हमने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है विच इज इंटरनेशनल लॉ या अंतरराष्ट्रीय विधि। तो अंतरराष्ट्रीय विधि के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि जो है वो कहाँ से डेवलप हुई है, कहाँ से उसका ओरिजिनेशन हुआ है। तो इसके ओरिजिनेशन को लेके बहुत सारे मत जो हैं वो फैले हुए हैं। कोई बोलता है कि यूरोप से हुआ है, कोई बोलता है ईसाइयों की वजह से इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो सबने अपने जितने भी विद्वान हैं सबने अपने अपने तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश की, सबने इसके ओरिजिनेशन को बताने की कोशिश की। तो अगर हम इसके ओरिजिनेशन की बात करते हैं तो बहुत ही क्लियर आपको ऐसा कोई भी थॉट या ऐसा कोई भी मत नहीं मिलेगा जिसका सपोर्ट करके हम ये पता लगा सकें कि इंटरनेशनल लॉ का डेवलपमेंट एक्चुअली किस कंट्री से हुआ है, किस जगह से हुआ है। तो अगर सब लोग ये बोलते हैं कि यूरोप से इसका ओरिजिनेशन हुआ है, कोई बोलता है ईसाइयों की वजह से इसका ओरिजिनेशन हुआ है, तो अगर हम इंटरनेशनल के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको अगर हम चेक करें तो देखेंगे कि एट द टाइम ऑफ महाभारत और रामायण हम ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल रूल्स हैं जो उस समय भी देख सकते हैं। तो ये बोलना कि ये किसी स्पेसिफिक जगह से ओरिजिनेशन इसका हुआ है, यूरोप से हुआ है या अमेरिका से हुआ है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि महाभारत और रामायण के टाइम पे भी युद्ध के ऐसे बहुत सारे नियम थे जो अभी भी विद्यमान है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हाँ इसका ओरिजिनेशन यूरोप से हुआ है, इंडिया में इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं था? तो रामायण और महाभारत के टाइम पे भी हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो उस समय भी लागू होते थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर जगह से इसका ओरिजिनेशन हुआ है, कुछ करके थोड़ी थोड़ी जगह से इसका डेवलपमेंट हम देख सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय विधि की कुछ परिभाषाएं हम देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय विधि जो है वो क्या है। अंतरराष्ट्रीय विधि को ओपेनहाइम ने परिभाषित किया है। उन्होंने क्या बोला है अंतरराष्ट्रीय विधि के बारे में? राष्ट्रों की विधि अथवा अंतरराष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य तथा परंपरागत नियमों के समूह के नाम को कहते हैं जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों पर बंधनकारी मानते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि राष्ट्र विधि या अंतरराष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य, उन नियमों का एक संकलन है, समूह है, जो कि जो सभ्य समाज होते हैं, जो सिविलाइज्ड सोसाइटीज होती हैं, सिविलाइज्ड कंट्रीज होती हैं, वो अपने ऊपर खुद ब खुद उसको बाध्य मानते हैं कि हाँ हम इस पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करेंगे, किसी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, किसी के साथ लड़ाई नहीं करेंगे और नरसंहार नहीं करेंगे। ये सारी चीजों को सभ्य समाज जो है वो मान के चलता है। जैसे हम मानते हैं ना कि जो सिविलाइज्ड सोसाइटी होती है उसके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो उस रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को ही इन्होंने बोला, कुछ रूढ़ियां होती हैं, प्रथाएं होती हैं, उन्हीं रूढ़ी और प्रथाओं को जो सभ्य समाज खुद ब खुद एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करके अपने ऊपर बाध्यकारी मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं, वही हमारा अंतरराष्ट्रीय नियम माने जाते हैं। फिर जो सेकेंड डेफिनेशन है वो है जे.एल. ब्राइली के अनुसार। जे.एल. ब्राइली ने क्या बोला है? इन्होंने सेम ही डेफिनेशन दी है, कुछ मिलती डेफिनेशन है ओपेनहाइम के साथ। राष्ट्रों की विधि अथवा अंतरराष्ट्रीय विधि उन नियमों तथा कार्य रूप में आने वाले सिद्धांतों का समूह है जो सभ्य राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों पर बंधनकारी होता है। ऑलमोस्ट दोनों डेफिनेशंस जो हैं वो सिमिलर हैं। उन्होंने भी यहाँ पे बोला कि रूढ़िजन्य नियमों का जो समूह होता है वही हमारा होता है अंतरराष्ट्रीय विधि, क्योंकि सभ्य समाज जो है खुद पे बंधनकारी मानता है। वैसे इन्होंने भी यहाँ पे बोला है कि कार्य रूप में जो सिद्धांतों का समूह होता है, जो एक व्यक्ति का बिहेव करने का तरीका होता है, एक राष्ट्र जो होता है जो दूसरे राष्ट्र के साथ बिहेव करने का जो तरीका होता है, उन्हीं सिद्धांतों के समूह को हम अपने ऊपर बंधनकारी मानते हैं और उसी को हम अंतरराष्ट्रीय विधि बोलते हैं। क्योंकि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ कैसे बिहेव करेगा, उन्हीं नियमों के समूह को हम अंतरराष्ट्रीय विधि का रूप बताते हैं। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है एस.एस. लोटस। एस.एस. लोटस एक वाद था, उस वाद में ये डिसाइड किया गया था, उस वाद में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट जो था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो था, उसने एक डेफिनेशन दी थी। वो डेफिनेशन क्या है? एस.एस. लोटस वाद में क्या बताया इन्होंने? एस.एस. लोटस वाद में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय विधि से हमारा तात्पर्य उन सिद्धांतों से है
जो स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच लागू होते हैं। जो स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं उनके पारस्परिक संबंधों में जो सिद्धांत, जो नियम लागू होते हैं, वही हमारे अंतरराष्ट्रीय नियम होते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं वो अपने ऊपर जिन नियमों और कानूनों को लागू करते हैं, जिन नियमों और कानूनों को मानते हैं, एक दूसरे के साथ बिहेव करने के लिए, इंटरैक्शन करने के लिए, उसी को हम अंतरराष्ट्रीय विधि के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है केल्सन की। केल्सन ने क्या बोला है? अंतरराष्ट्रीय विधि या राज्यों के मध्य विधि ऐसे नियमों का समूह है या ऐसे नियमों के समूह के नाम को कहते हैं जो राज्यों के पारस्परिक संबंधों में अनेक आचरणों को नियंत्रित करता है। सेम ऑलमोस्ट सारी डेफिनेशन एक जैसी ही है। अंतरराष्ट्रीय विधि में केल्सन ने क्या बोला है कि अंतरराष्ट्रीय विधि वो नियम है जो राष्ट्र जो है वो अपने आप को नियंत्रित करने के लिए लागू करता है। जो सभ्य समाज होता है खुद के ऊपर वो कुछ नियमों को लागू करता है जो उसके बिहेवियर को नियंत्रित कर सके, क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होते जा रहा है वैसे वैसे इतने सारे कंट्राडिक्शंस होते हैं। अगर इंटरनेशनल लॉ ना हो तो वो कंट्राडिक्शंस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आप वाद सुनते होंगे, ऐसे बहुत सारे कंट्राडिक्शन सुनते होंगे कि इस कंट्री ने इस कंट्री पे अटैक कर दिया। तो अटैक करने के भी कुछ रूल्स होते हैं, किन किन कंडीशंस में आप अटैक कर सकते हैं, किन कंडीशंस में आप अटैक नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने इंटरनेशनल लॉज को मानने से इनकार कर दिया, उसके रूल्स को मानने से मना कर दिया, तो बाकी सारी कंट्रीज मिलके आपके ऊपर कौन सा पनिशमेंट ला सकते हैं, कौन कौन सी कदम उठा सकते हैं, वो सारी चीजें इंटरनेशनल लॉ में दी गई हैं। तो इनकी डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी मॉडर्न डेफिनेशन है, जिसमें इन्होंने बोला कि पारस्परिक संबंधों में उनके आचरण को नियंत्रित करते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो इंटरनेशनल लॉ का है वो यही है कि ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे कंट्रीज के बिहेवियर को कंट्रोल करना, क्योंकि अगर इंटरनेशनल लॉ नहीं होगा और कंट्रीज के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, राष्ट्रों के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो वर्ल्ड वॉर थर्ड जरूर होगा। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसके बाद एक प्रॉपर इंटरनेशनल लॉ जो है वो डेवलप किया गया ताकि वर्ल्ड वॉर थर्ड से हम बच सकें। थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, उसको रोकने के लिए, कंट्रीज के बिहेवियर को रोकने के लिए इंटरनेशनल लॉ को लाया गया। इंटरनेशनल लॉ में एक चीज आप बार बार पढ़ेंगे और जो बिगिनर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम उस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं कि जब आप यहाँ पे बार बार डेफिनेशंस पढ़ते हो या कुछ भी आप थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें राज्य शब्द बार बार आएगा, और जब आप राज्य शब्द पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज होगे कि राज्य का मतलब तो स्टेट होता है, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, तो वो नहीं है। जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे तो राज्य का मतलब होता है देश, और जब हम नेशनल लेवल पे बात कर रहे होते हैं तो राज्य का मतलब होता है स्टेट। तो इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। जब होल वर्ल्ड की बात हो रही है तो राज्य मतलब देश, और जब नेशनल लेवल पे बात हो रही है तो राज्य का मतलब होता है स्टेट, राज्य। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अंतरराष्ट्रीय विधि की प्रकृति के बारे में, कि क्या इंटरनेशनल लॉ जो है वो प्योर लॉ है या नहीं है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या डेफिनेशंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं हट जाती हूँ। नमस्कार।